बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू 365 डिग्रीज ऑन 365। ख़वातीन व हज़रात, मुल्क में सियासी कशीदगी में कमी आने वाले वक्त में कम होते हुए हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। PTI बैरूनी से अंदरूनी खलफशार का शिकार नजर आ रही है। शेर अफजल मरवत अपने ताज़ा बयान में कहते हैं कि पार्टी पर कब्जा नहीं होने दूंगा। तहरीक इंसाफ ने स्पीकर कौमी असम्बली से बैकडोर राब्ते भी खत्म कर दिए हैं, जबकि जुडिशल कमीशन का मुतालबा उनका आज भी बरकरार है। नून लीग के वफाकी वजीर एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि बानी के खत का जवाब आर्मी चीफ ने खुद दे दिया। इमरान खान फौज को सियासत में शामिल करना चाहते हैं। यकीनन बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। बात करें अगर हुकूमती हलकों की, तो वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ साहब के मुताबिक आने वाले दिनों में महंगाई मजीद कम होगी। कैसे? शायद इसकी बड़ी वजह यह भी है कि बड़ी रफ्तार से हुकूमत ने अपने अरकान असेंबली की तनख्वाहों में कई 100 गुना इजाफा कर दिया है। एक आम पाकिस्तानी अरकान असेंबली की तनख्वाह 5 लाख रुपए से तजावुज होने पर पहले ही परेशान था, पर आज जब यह खबर पढ़ने को मिली, जिसके बाद हर पाकिस्तानी हवास बाख्ता हो गया। खबर यह है कि चेयरमैन नेपरा और उनके मेंबरान ने अपनी तनख्वाहों में 20 से 22 लाख रुपए का 20 से 22 लाख रुपए का इजाफा कर दिया है, वफाकी हुकूमत से इजाजत लिए बगैर। साल 2023 में चेयरमैन नेपरा की तनख्वाह 8 लाख रुपए थी, जो कि आज 4 गुना बढ़ा दी गई है और अब 32 लाख रुपए हो गई है। मेंबरान की तनख्वाह 7 लाख से 29 लाख पर जा पहुंची है। यही वजह है कि हुकूमती हलकों में महंगाई में कमी महसूस की जा रही है, क्योंकि उनकी आमदनी तो कई 100 गुना, 5 गुना, 10 गुना बढ़ा दी गई है। और कम से कम उजरत पाकिस्तान में आज भी 37,000 रुपए है, जिसमें महीने भर का गुजारा करना मुश्किल ही नहीं है। एक छोटे खानदान के लिए नामुमकिन के बराबर है। लेकिन हुकूमत मईशत के हवाले से मुकम्मल तौर पर मुतमईन नजर आती है। एक वजह यह है कि 20 साल बाद वर्ल्ड बैंक के आला हुकाम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स पाकिस्तान आए हैं और अगले 10 साल के लिए कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क को नाफिज करने की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल हो रहा है, जिसके तहत वो $40 बिलियन इन्वेस्ट होंगे। मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल की बात की जाए तो कुर्रम में आज भी इमदादी सामान के काफिले पर हमला हुआ। ट्रक ड्राइवर जख्मी हो गया। ये काफिला 64 गाड़ियों का था और अफसोस के साथ कि KPK गवर्नमेंट ने काबीना का इजलास तो बुलाया। लेट्स सी कि वो सिचुएशन पे कंट्रोल पाएंगे या नहीं, लेकिन चैलेंज बन के सामने आ रहा है कुर्रम की सिचुएशन। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बड़ा इंपॉर्टेंट इशू मैं आज डिस्कस करना चाहता हूं और आपको कुछ ऐसे हकायक बताऊंगा जिसके बारे में आपने कभी अभी तक सुना नहीं होगा। बड़ा मशहूर केस चल रहा है, मुस्तफ़ा कत्ल केस, जिसकी कबर कुशाई की दरख्वास्त अदालत ने मंजूर कर ली है। केस ATC से अब सिंध हाई कोर्ट में चला गया है और इस केस को आजकल मीडिया में बहुत डिस्कस किया जा रहा है, बहुत हाइप दी जा रही है। मगर जो मैं आपको बताऊंगा इस केस के बारे में, वो किसी ने आपको अभी तक नहीं बताया है। आखिर अरमगान कुरैशी का बाप कौन है, उसके पीछे कौन है? ये एक छोटा सा बच्चा छोटी सी उम्र में भत्ताखोरी में पड़ गया, मुनशियात फरोशी में पड़ गया। 2019 में पहली FIR, फिर बहुत सारी और FIR। जिस तरीके से कॉल सेंटर घर में चल रहा था, जिस तरीके से असलहा घर के अंदर मौजूद था, और उसके बाप की अभी थोड़ी देर पहले की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने करने की कोशिश की प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन मैं आपको बताऊंगा उनके बारे में, क्योंकि उनका ज़हनी तवाज़ुन कुछ ठीक नहीं है। उनको हमेशा से लगता था कि वो इस मुल्क के रॉक स्टार हैं और वो बड़े अपने आप को गुलूकार फनकार समझते थे। हकीकतन वो एक मनशियात फरोश थे, जिन्होंने सिर्फ एक नहीं, कई खानदानों, कई 100 नौजवानों की जिंदगियां तबाह की हैं, कई बच्चियों की जिंदगियां तबाह की हैं। आज मैं चाहता तो उनको शायद प्रोग्राम का हिस्सा बना था, लेकिन मैं नहीं समझता कि उनको टेलीविजन पे आना चाहिए। ही इज नॉट मेंटली स्टेबल टू बी ऑन टेलीविजन। लेकिन कुछ तल्ख हकायक कि आखिर हमारे मुआशरे में मुनशियात फरोशी कहां तक पहुंच गई है। बस छोटी सी हिंट आपको दे रहा हूं कि मुल्तान के डिप्टी कमिश्नर साहब ने अलर्ट जारी किया है कि छोटी छोटी दुकानों पे जो बच्चों के लिए टॉफियां और लॉलीपॉप्स मिल रहे हैं, वो भी क्रिस्टल मेथ के बने हुए हैं और वो बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं और दुकानों पे मिल रहे हैं। इमेजिन, हम तो वो इस्लामी मुल्क है जहां पे शराब भी खुलेआम बिकती है। शराब तो छोड़िए, हर नशा खुलेआम बिकता है। इसको मैं आज के प्रोग्राम में तफसीलन डिस्कस करूंगा। मेरे साथ कमाल पैनल भी मौजूद होगा। डिस्कशन में हमें ज्वाइन करें फ्रॉम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिरदौस शमीम नकवी साहब, फ्रॉम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कादिर खान मंदोखेल साहब, और अब प्रोग्राम के अगले हिस्से में हमें क्रिमिनोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ कराची की चेयरपर्सन भी ज्वाइन करेंगी, नईमा साहिबा। यकीनन गुफ्तगू का आगाज करते हैं। शमीम नकवी साहब, ये मुझे बताइए कि थपड़े हाथ उठ गए हैं एक दूसरे के ऊपर। PTI अंदरूनी तौर पर जो खलफिशार का शिकार है,
आपको लगता है कि पीटीआई इस सिचुएशन से अब रिकवर कर पाएगी, या फिर आपको लगता है कि अगर खान मजीद जेल में रहे तो पीटीआई मजीद तितर बितर हो जाएगी? नकवी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली चीज ये कि ये फवाद चौधरी को आपने पीटीआई कैसे कह दिया? ओ सॉरी सॉरी सर, आई एम सॉरी नकवी साहब। ही इज नॉट पीटीआई। ही इज नॉट पीटीआई। पीटीआई का आपस का तो नहीं है। ये तो एक ऐसे शख्स ने थप्पड़ मारा जो पीटीआई छोड़ के चला गया था। ओके। ये वो शख्स है जिसने प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर सके, और इनकी ये रिवायत रही है, ये तकरीबन हर पार्टी से होते हुए आए हैं। हमने शुरू में इनको रोका हुआ था बड़े अरसे तक। हमारे हामिद खान साहब इनको लेना ही नहीं चाहते थे पार्टी में, बिकॉज ये जिस वक्त जुडिशरी का मूवमेंट चल रहा था तो ही वाज साइडिंग विद मुशर्रफ। एंड अनफॉर्चुनेटली जैसे ही पहला प्रेशर पड़ा तो इन्हें जाके इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन कर ली। फिर जब उन्होंने देखा कि वहाँ तो कोई ट्रैक्शन हो ही नहीं रहा, तो वो फिर कोशिश करने लगे कि किसी तरीके से वो वापस हमदर्दियाँ हासिल कर लें। लेकिन हम लोग भी जो है, देखिए, इस किस्म के लोगों को अब बाखूबी पहचान गए। हमने इतने लोगों से जख्म खाए कि अब हमारी पहचानने की ये सकत और काश के जब इमरान खान वजीर आजम बने थे तब पहचान जाते नकवी साहब, भला हो जाता। सर, आपको मैं तारीख तो बदल नहीं सकता, लेकिन मुस्तकबिल जरूर बदलने की कोशिश कर सकता हूँ। ये मैं काश पे तो यकीन ही नहीं रखता। मैं कहता हूँ इम्प्रूव योरसेल्फ फॉर द नेक्स्ट टाइम। वेल सेड सर। मंदोखेल साहब, मुल्क में पॉलिटिकल सिनारियो जो है उसका इम्पैक्ट सर हमारी सोसाइटी पर बड़ा गंदा आ रहा है, और मैं आगे चल के प्रोग्राम में आपसे सवाल पूछूंगा कुछ क्रिमिनोलॉजी और इस मुस्तफ़ा कत्ल केस से जुड़े हुए भी। लेकिन ये जो सियासी कशमकश, कशीदगी, दर्जाए हरारत आसमानों पर है, क्या ये नीचे आएगा? क्या पीटीआई का जो इस वक्त सिचुएशन है वो सॉल्व होगी? कोई सियासी मसला हल होगा मंदोखेल साहब, या फिर ये ऐसे ही चलता रहेगा मुल्क? मेरे ख्याल में ऐसे ही चलता रहेगा। उसकी वजह ये है कि पीटीआई ने तमाम जो ऑप्शन थे या तमाम जो अरबे थे वो तो यूटिलाइज कर दिए है। मौलाना फजल अमान को भी इस्तेमाल किए है, महमूद खान चकजी साहब को भी इस्तेमाल किए है, और उसके बाद उन्होंने अख्तर मेंगल साहब पिछले हुकूमत में एमक्यूएम को, और अब उनके सामने मंजूर पश्तीन जो पीटीएम के सरबराह है उनको इस्तेमाल किए है। अब मेरे ख्याल में उनकी नज़र है मारंग बलोच साहबा के ऊपर कि उसको इस्तेमाल कर ले। लेकिन मेरे ख्याल में ये सारे लोग एक तजर्बाकार लोग हैं अपने अपने फील्ड में, तो मैं नहीं समझता हूँ। क्योंकि मौलाना साहब की बात आपके सामने है, जब मौलाना साहब के दर पे ये चक्कर लगाते थे उस गाली गलोच के बाद, तो मौलाना साहब ने उनको 24वीं तरमीम में मुसलसल ऑन बोर्ड रखा, उनसे मशावरत की है। मगर जब हुकूमत से मुज़ाकरात की बात हुई है तो एकदम मौलाना साहब को छोड़ के और खुद मुज़ाकरात, वो मौलाना साहब इसका शिकवा भी कर चुके हैं। और अभी 2 दिन पहले जो है कामरान मुर्जा साहब सेनेट में भी इनके खिलाफ अच्छे खासे बोल चुके हैं। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर 9 मई से लेके 24 नवंबर का और फिर उसके बाद धरनों का, गाली गलोच का, सारी चीजें, शोधा की अदकारों को जलाने का और अपने दौर में मुखालफिन को करके, तो सारी चीजें वो इस्तेमाल कर चुका है। जिस तरह माशरा उन्होंने बिगाड़ दिया सोशल मीडिया के जरिए गाली गलोच का, और जिस तरह मैं ये कहूंगा कि आपको दावे के साथ कहूंगा जतोई साहब, आप अपने छोटे बच्चे का सालगिरह मुबारक का पोस्ट लगा लें, आप देखेंगे नीचे से आप जानते भी नहीं होंगे लोग आपके खिलाफ गाली गलोच करेंगे। मतलब कोई वजह भी नहीं होगी, कोई जानता भी नहीं होगा आपको, आप किसी को नहीं जानते होंगे, लेकिन जो आदत पड़ा दी उससे। तो मैं समझ रहा हूँ कि पीटीआई अब अंदरूनी खलफशार का शिकार है, टूट फूट का शिकार है, और अब जब टूट फूट का शिकार है, ये सारी चीजें हो चुकी है। तो इस तरह जैसे फैसल वाडा हो गया, या जहांगीर तरीन हो गया, या अलीम खान हो गया, उसके बाद अभी फवाद चौधरी हो गया, उसके बाद शेर अफजल मरोत हो गया, तो ऐसा ऐसा करके सारे लोग निकलेंगे या निकाले जाएंगे, और जो रह जाते हैं वो मजे उठाते रहेंगे, कम्युनिटियों के ऊपर लड़ते रहेंगे, टीएडीए लेते रहेंगे, पार्लियामेंट लॉजेस की मजे लूटते रहेंगे, और खान को बियार और मदगर जेल में छोड़ के जो वकील है वो भी टॉक शो में सारा दिन बात करते थे, बजाय ये कि वो अदालत के ऊपर, इंसाफ के ऊपर यकीन करे, वो भी टॉक शो में लड़ाई झगड़े करके और अपनी जो इसी तरह जो अस्पे तरबियत उनका एक उसूल है उस पर चल रहा है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये पीटीआई नीचे आते रहेंगे दिन भर। और मैं ये कहता हूँ बार बार
पीटीआई के पास जो लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ एंटी मुस्लिम लीग नून है। मुस्लिम लीग नून का नफरत का वोट है, नफरत का उनके पास पब्लिक है, वरना कुछ नहीं है। अब जो दूसरा सवाल है, मैं पहले आपसे करना चाहूँगा मंदो खेल साहब। एक खबर ये भी चल रही है कि जरदारी साहब बिलावल साहब को वजीर आजम बनाने के मिशन पर निकल पड़े हैं और साल 2 साल में वो बिलावल को वजीर आजम बनता हुआ देख रहे हैं सदर जरदारी। कुछ इसके ऊपर तबसरा करेंगे मंदो खेल साहब? मैं तो कहता हूँ आपकी जबान अल्लाह मुबारक कर दे, और हम सारे के सारे इस मिशन पे मौजूद है कि बिलावल साहब को वज़ीर आज़म बना है। इसमें तो कोई ऐसी बात है ही नहीं है, और मैं तो दुआ गो हूँ कि कल ही अल्लाह करे वो बन जाए। लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है, जो सियासी ढांचा है, उसके तहत तो मुझे मुश्किल लग रहे हैं। हाँ, कोई री इलेक्शन हो जाए या कोई एहतियात हो जाए या कोई और सिलसिला हो जाए, तो इसके अलावा तो मैं नहीं समझता हूँ कि मौजूदा सेटअप के तहत जो है बिलावल साहब वज़ीर आज़म बन जाएंगे। और हमारी तो ख्वाहिश है कि वो कल ही बन जाए, लेकिन मौजूदा सेटअप के तहत तो मुझे नजर नहीं आ रहा है। हजार ख्वाहिशें ऐसी मंदुखेल साहब, हर ख्वाहिश पे दम निकले। नकवी साहब, आपकी हुकूमत पर बड़ी तनकीद हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, अभी थोड़ा वक्त पहले फजलुर रहमान साहब खिताब कर रहे थे कौमी असेंबली में, और वो कहते हैं कि 2 सूबों के अंदर तो हुकूमत की रेट है ही नहीं, और उनमें से वो एक सूबा आपका है KPK और एक है बलोचिस्तान। KPK के अंदर जो कुर्रम एजेंसी के अंदर सिचुएशन क्रिएट हुई नकवी साहब, उससे PTI के लिए बड़ी एक जो है शर्मिंदगी भी हो रही है गंडापुर साहब के, कि वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। बैरिस्टर सैफ बड़े वो जिरगे उन्होंने किए हैं। लेकिन मुझे अभी ये बताया गया कि राजा रियाज साहब ने ज्वाइन कर लिया है। नकवी साहब, बिफोर आई कम टू यू, प्लीज़ मुझसे नाराज़ ना होइएगा, मैं आपसे बहुत बहुत मोहब्बत करता हूँ। राजा रियाज साहब को भी शामिल गुफ्तगू करना चाहता हूँ, वेलकम भी करना चाहता हूँ पैनल में। राजा रियाज साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका सर कीमती वक्त के लिए। राजा रियाज साहब, एक आम पाकिस्तानी का सवाल आपसे पूछना है सर। मेरी आवाज़ आ रही है सर आप तक? जी आ रही है जी। राजा साहब, आम पाकिस्तानी का सवाल है। वजीर आजम कहते हैं महंगाई कम हो गई है, मजीद कमी होने वाली है। एक आम पाकिस्तानी आपसे पूछ रहा है कि ये महंगाई कैसे कम हुई है। उसको ये लग रहा है कि क्योंकि हुकूमत अपनी तनख्वाहों में कई 100 गुना इजाफा कर रही है। चेयरमैन नेपरा की तनख्वाह पिछले साल जो थी वो 8 लाख थी, इस साल 32 लाख हो गई है। 5 लाख से ज़ायद तनख्वाह अरकान असेंबली की हो गई है। पंजाब असेंबली में 500 से 800% तनख्वाहों में इजाफा हुआ। सर, ये जो मिनिमम वेज है 37,000 रुपए की, राजा साहब, फिर इन पे भी रहम खा लें थोड़ा सा। ये बिल्कुल इसको बढ़ाने लगे हैं। जाके बाजार में देखे, मंडी में सारी सब्जियां सस्ती हैं, दालें सस्ती हुई हैं, मसाले सस्ते हुए हैं, गंदम सस्ती हुई है। बताइएगा सर, चने की दाल कितने की है, बता सकते हैं सर आप मुझे आज कितनी सस्ती हुई है? मुझे नहीं पता। मैं बता सकता हूँ आपको, बिल्कुल सस्ती नहीं हुई है सर। अच्छा, कोई एक नहीं होगा, लेकिन ओवरऑल चले, मैंने जाने दिया मंडी में मेरा मंडी के साथ तल्लक है। हर चीज, सब्जियों के रेट जो है 10 रुपए, 20 रुपए, 40 रुपए से ऊपर कोई सब्जी अभी रमजान तो आने दे सर। सर इंशाल्लाह फ्रूट सस्ता है, और इसी तरह आप आटा देखे सस्ता है, घी सस्ता है, और पेट्रोल अभी फिर सस्ता हुआ है। तो ये तो नहीं मैं कहता कि कोई चांद से हम तारे तोड़ लाए हैं, लेकिन मेरे भाई इस चीज को समझने की कोशिश करें कि वो मुल्क जो दिवालिया होने जा रहा था और जिसका सारा निजाम में मैशत जो है उसका कोई ना पाँव था ना सर था, उस सारे को सीधा किया गया है सारे मामलात पे। इसीलिए IMF अदलिया से मुलाकातें कर रहा है और करप्शन खत्म करने की बात कर रहा है सर। इसीलिए अगर तनख्वाहें बढ़ाई हैं तो इसका मतलब मुल्क में पैसा है, खजाने में पैसा है, तो गरीबों को भी तो दे देने सर। वो 37,000 में कैसे गुजारे सर? वो सर उसको भी बढ़ाने लगे हैं इंशाल्लाह ताला। सर आपको मैं बताऊं राजा रियाज साहब, इंडिया में जब इंसान पाकिस्तानी 38 लाख रुपए साल का कमाता है, 38 या 36 लाख रुपए साल का कमाता है, फिर उसको टैक्स देना पड़ता है। पाकिस्तान में पाकिस्तानी साल का 6 लाख रुपए कमाता है तो उसको टैक्स देना पड़ता है। टैक्स ने तो कमर तोड़ दिया आवाम की। आई कम बैक टू यू राजा रियाज साहब। मंदोखेल साहब, आपकी नजर में KPK में और बलूचिस्तान में क्या हुकूमती रेट नहीं है जो मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं? देखिए, आज का वाकया है 18वीं तरमीम के तहत हम नौमान का जो जिम्मेदारी है वो सूबाई हुकूमत का है। नकवी साहब जो फरमा रहे बॉर्डर से, तो बॉर्डर से अगर कोई निकल आया तो उसके बाद सूबे में जो आपके पास फोर्स है, पुलिस है, इख्तियारात है, मजिस्ट्रेट सिस्टम है, तो वो फिर क्या कर रही है। और ज्यादा दूर नहीं जाए, अभी माजी में बन्नू जेल TTP ने तोड़ दिया है, बल्कि तोड़ा भी नहीं है, ताले खोल दिए, फायर भी नहीं हुआ है, बंदूकें नीचे रख दिए,
और वो 400 के लगभग दहशतगर्द लेके और महफूज जगह पहुंच के इसी सूबे के अंदर वो टेलीफोन कर दिया, हम खैरियत से पहुंच गए। ये भी वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी, हाँ मैं ये कहूंगा कि वफाकी हुकूमत की भी जिम्मेदारी है। 18वीं तरमीम के जरिए सूबाई के तो है, लेकिन वफाक भी आंखें बंद नहीं कर सकती है, वफाक भी तमाशा बन के नहीं बैठ सकती है, यकीनन जिम्मेदारी है। तो दूसरी बात, आज ही के देख ले कुरम जिले में जो राशन लेके जा रहे थे वो गाड़ियों पे फायरिंग हुई है, अद्वियात लूट ली, में अद्वियात लूट ली उन्होंने। 179 अफराद 189 लोग जान से जा चुके हैं। आप मुझे बता दो, फलस्तीन में वहां पे जब लेके जा रहे राशन अक़वाम मुत्तहिदा वो टैंकों और तोपों के साए में नहीं ले जा रहे। मंदोखेल साहब, आप समझते हैं सिर्फ पीटीआई जिम्मेदार है, सिर्फ पीटीआई जिम्मेदार है या सिक्योरिटी इदारे भी? मंदोखेल साहब, मैं कहता हूं अवलीन जिम्मेदारी पीटीआई की 18वीं तरमीम के तहत, और उसके बाद वफाकी हुकूमत भी यकीनन वो टैक्स कलेक्ट करता है, यकीनन उसकी जिम्मेदारी है। वो ये नहीं कह सकते कि हम कुछ नहीं करेंगे, दोनों की जिम्मेदारी है, मगर ज्यादा जिम्मेदारी जो है ना वो पीटीआई। बलोचिस्तान में किसकी जिम्मेदारी है? बलोचिस्तान में आपकी जिम्मेदारी है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है वैसे सर। मंदोखेल साहब जी, बलोचिस्तान में बिल्कुल 18वीं तरमीम के तहत जो है ना वो पहले जो मखलूक हुकूमत है पीपल्स पार्टी और नून लीग की उनकी जिम्मेदारी है। मुकाबले में इसने आपकी परफॉर्मेंस अमीन गंडापुर से भी खराब है। मुझे जुमला तो कंप्लीट करने दें, जुमला कंप्लीट करने दें। मंदोखेल साहब नाराज हो जाएंगे। नकवी साहब, आप अगर बलूचिस्तान को खैबर पख्तूनख्वा से कंपेयर करें तो ये मुनासिब नहीं होगा। खैबर पख्तूनख्वा में करम जिले के अंदर एक शहर से दूसरे शहर तोपों और टैंकों के साए के नीचे राशन ले जा रहे थे और उसके बावजूद फायरिंग आज भी हुई है। 179 अफराद जान से जा चुके हैं। सर वैसे बलूचिस्तान में भी बड़े बड़े दहशतगर्दी के वाकयात होते हैं, बलूचिस्तान में भी कम नहीं होते हैं मंदोखेल साहब, आप जानते हैं। बलूचिस्तान में मैं नहीं कहता हूँ दूध की नहरी पे नहीं, मगर खैबर पख्तूनख्वा जैसी सूरत तो नहीं है ना जतोई साहब, ये तो फिर आप ज्यादती कर रहे हो, उसको कंपेयर न करे। है हालात खराब है, दहशतगर्दी हो रही है, कोई शक नहीं है, मगर ऐसा भी तो नहीं है कि खैबर पख्तूनख्वा जहाँ मगरिब के बाद थाने बंद हो जाता है, ऐसी भी सूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक। एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक से सर मैंने वापस आके अपनी डिस्कस करना है, अपने मुआशरे को डिस्कस करना है और अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगा मैम कि किस तरह मनशियात ने, ड्रग्स ने पाकिस्तान के नौजवानों को तबाह बर्बाद किया है। तफसील इस ब्रेक के बाद, और अगर कोई बच्चे आपके इर्द गिर्द बैठे हैं तो प्लीज़ ब्रेक से वापस आने तक उनको आप कहीं दूर भेज दीजिए। थैंक यू। एक ब्रेक लेते हैं। ये सेगमेंट बच्चे ना देखें। मैं 3 खबरें आपको बताऊंगा, यकीनन बड़ी हैरान कुन है, और फिर हम डिस्कस करेंगे मुस्तफा आमिर कत्ल केस को। 3 खबरें जो आज की हैं मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। मुल्तान में शौहर ने बीवी और 2 बेटियों और एक बेटे के ऊपर, 2 बेटों और एक बेटी के ऊपर तेजाब फेंक दिया। हैदराबाद में डॉक्टर आकाश अंसारी शायर और अदीब का कत्ल उनके बेटे ने ही किया है और उसने एतराफ कर लिया। चंद दिनों पहले उनकी झुलसी भी लाश मिली थी उनके घर से। मुल्तान में क्रिस्टल मेथ के लॉलीपॉप्स और टॉफियां मिलना शुरू हो गई हैं। डिप्टी कमिश्नर ने बोला है कि बराए मेहरबानी बच्चों को ख्याल रखिए, देखिए वो क्या खा रहे हैं, और दुकानें बंद कर दी हैं, सील कर दी हैं, दुकानों को पकड़ भी लिया है। अंदाजा कीजिए कि नशा पाकिस्तान को किस तरह खा रहा है, तबाह कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, और सिस्टम नशावर लोगों के साथ, नशे बेचने वालों के साथ बिल्कुल सहूलतकारी का सबूत दे रहा है। मैं आपको मुस्तफा आमिर केस के ऊपर अब थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूंगा। मुस्तफा आमिर, हम जानते हैं कत्ल केस बड़ा डिस्कस हो रहा है मीडिया के ऊपर। इसमें एक बच्चा है अरमगान कुरैशी जिसके ऊपर इल्ज़ाम है। मैं अरमगान के वालिद की हकीकत आज आपके सामने रखूंगा, जिनका नाम है कामरान असगर कुरैशी, जिनके एक भाई पुलिस वाले हैं, कोई आसिफ जमील कुरैशी, जिनकी शायद बैग के ऊपर वो बहुत ज़्यादा इस वक्त पागलों की तरह शहर में घूम रहे हैं, कभी प्रेस क्लब जा रहे हैं, कभी अदालत के बाहर चीख रहे हैं, वहाँ वीडियो वायरल हो रही है। मैं समझता हूँ कि उनकी इस हरकत की वजह से हकीकत आप लोगों के सामने आ रही है। कामरान असगर कुरैशी से मेरी पर्सनल पहली मुलाकात आज से 25 साल पहले की है। जवानी में हर कोई गलत काम करता है, मैंने भी किया, आज तौबा कर चुका हूं। लेकिन 25 साल पहले जब इनसे मेरी पहली मुलाकात हुई थी तो ये मनशियात फरोश थे, और फिर अगले 10 साल तक मैं उनको डिफेंस, क्लिफ्टन और कराची के बहुत सारे इलाकों में मनशियात फरोशी करते अपनी आंखों से देखता रहा हूं, चश्मदीद गवाह हूं। और मैं आपको बता सकता हूं, ये जो नार्कोस की दुनिया है, पाब्लो एस्कोबार के हमने बड़े ड्रामे नेटफ्लिक्स पे देख लिए हैं, सब जानते हैं कि नार्कोस की दुनिया क्या होती है, इसमें कितना पैसा होता है।
कामरान असगर कुरैशी को एएनएफ भी उठा चुकी है, एक्साइज भी उठा चुकी है, पुलिस भी उठा चुकी है, कई इन पे पर्चे हो चुके हैं, लेकिन आज भी आजाद हैं। अमेरिका जाके अपने आप को गुलूकार समझते हैं, लेकिन हकीकतन अपने बेटे का ऐसा हाल कर दिया है जिसकी कोई क्या मैं बात कहूं। वो बेटा जो कि इस वक्त 28 साल का है, 2019 में जब 24 साल का था तो पहला उसके ऊपर भत्ते का पर्चा कटा था, पर गिरफ्तार नहीं हो सका, पुलिस ने हाथ नहीं डाला। जाहिर बात है पैसा चला, भाई कामरान कुरैशी का पुलिस वाला है। 2019 में 2 कस्टम के केसेस बनते हैं इस बच्चे के ऊपर जो कि उस वक्त 24 साल का है। केस क्या है कि वो बाहर से मनशियात मंगवाता है, कस्टम पकड़ती है और कस्टम से छुड़वाने के लिए जाता है, कस्टम इसे गिरफ्तार कर लेती है। उस वक्त उसने तकरीबन 1 साल की कैद काटी थी। दोबारा 2023 में सेम मनशियात का केस बनता है, वही कस्टम वाले बुलाते हैं। इस दफा कस्टम वाले उनको 12 दिन में छोड़ देते हैं और जब अरमगान बाहर आता है तो वो कहता है कि अब मेरी सेटिंग हो गई है, अब तो मैं खुल्लम खुल्ला बिजनेस करूंगा। और फिर इल्जाम लगाया जा रहा है उस बच्चे के ऊपर जो कत्ल हुआ है कि वो नशे बेचता था, वो ड्रग डीलर था। मैं ये समझता हूं और मैं ये जानता हूं कि आज अगर हमने अपने मुआशरे के अंदर इस नशे की निशानदेही नहीं की, जिसको क्रिस्टल मिथ जैसे खतरनाक नशे को टॉफियां और लॉलीपॉप बना के मुल्तान में बेचा जा रहा है, बेटे अपने माओ की कत्ल कर रहे हैं, बेटे अपने बापों को जला रहे हैं, वजह है नशा। और नशे के ऊपर कोई असेंबली में बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि हम बोलेंगे तो बहुत बड़ा धंधा बंद हो जाएगा। नकवी साहब, आप इसके ऊपर क्या राय रखते हैं सर? क्यों हम इन ड्रग डीलर्स को कभी बंद नहीं कर पाते हैं? क्यों एएनएफ इनको पकड़ के छोड़ देती है, एक्साइज इनको पकड़ के छोड़ देती है, पुलिस इनको पकड़ के छोड़ देती है, आईओ का चालान जो होता है उसमें शवायद गायब हो जाते हैं? क्यों नकवी साहब? प्राइमरीली इट्स अ मनी शो। बात यह कि आपके ड्रग्स आती किधर से है? बॉर्डर से सर, बॉर्डर से भी आती हैं और बाहर से पैकेजेस के जरिए भी आती है और कस्टम उनको रिलीज भी कर देती है सर। जी देखिए, हर जगह जो है जो बॉर्डर से आती है, अगर हम अपने बॉर्डर्स को सही तरीके से बाड़ लगाई, सब कुछ किया, सील किया, और उसके बावजूद इस वक्त स्मगल्ड गुड्स का ट्रेड जो है दैट इज एस्टिमेटेड एट मोर देन $15 billion, which does not include drugs. बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब मंदोखेल साहब, ये हमारी अदालतें सजाएं क्यों नहीं दे पाती हैं? अदालतें इन सारे सिस्टम को सपोर्ट क्यों करती हैं? ऐसा लगता क्यों है कि अदालतें भी सहूलतकार हैं? क्योंकि मुझे नहीं याद पड़ता कि किसी बड़े ड्रग डीलर को कोई सजा मिली हो, फांसी की सजा मिली हो, को हाथ कटे हो, को पैर कटे हो, को मिसाल बनी हो। लगता यही है, देखा इनफैक्ट मैंने यही है कि बड़े बड़े डीलर पकड़े जाते हैं, पैसे के जोर पे निकल आते हैं, कातिल भी निकल आते हैं। मंदोखेल साहब। जेतोई साहब, पहले तो मैं नकवी साहब ने अपने आप को छुड़ाने के लिए बॉर्डर से जो आ रहे हैं, तो वो पुख्तनख्वा के अंदर जो फैक्ट्रियां असले की, हेरोइन की चल रही है, वो किसकी जिम्मेदारी है? वो तो बॉर्डर से नहीं आ रही है। मेरे सवाल पे पोस्ट जो कास्ट है वो तो सूबे के अंदर खुद ही कास्ट हो रहे, उसका कौन जिम्मेदार है? तो ये सारी चीजें, दूसरे पे इल्जाम डालना, अपने आप को छुड़ाना एक अलग चीज है। ठीक है। दूसरी बात ये कि जो आपने बात की, देखिए मैं एक चीज बताऊं आपको जी, कि मनशियात हो या गुटखा मावा हो या चालिया हो या दूसरी चीज है, उसके लिए मैंने बड़ी लंबी जदोजहद जो है वो की है, लेकिन मैं नाकाम रहा। नाकाम इस वजह से कि हर आदमी बिकाऊ माल है, हर आदमी बिकता है। आप मुझे बता दो कि अगर कोई पुलिस वाला, मंशियात वाला पकड़ भी लेता है तो केस इतना कमजोर बना लेते हैं, तो आगे जाके जज ने क्या करना है? मैं नहीं कहता हूँ जज फरिश्ते हैं, वहां भी ये सारी चीज होते हैं, बड़े बड़े क्रिमिनल निकल जाते हैं, थोड़ा सा बहाना बना के टेक्निकली कि ये मसला हुआ, वो गवाह ने ये बोला, छूट गया, वो एक अलग चीज है, वो है, बिल्कुल होता है। लेकिन सवाल ये है कि हर आदमी जो इस केस से जुड़ा हुआ है, चाहे गवाह हो, चाहे पुलिस वाला हो, चाहे कोर्ट क्लर्क हो, चाहे सरकारी वकील हो, चाहे कोई भी हो, वो सब के सब जो है ना उनके साथ पेड़ लगे हुए हैं और वो मिनट में बिकते हैं। मैं आपको बताऊं, आज की तारीख में मेरे पास एक मर्डर केस चल रहा है और वो भी पीटीआई का ही बंदा है जिसके बेटे को पुलिस ने कत्ल किए। आज 3.5 साल से मैं चला रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट तक बेल मैंने कैंसिल कराई। आज जब कोर्ट में डीएसपी आया था और वो पुलिस वाला आया था एडमोरर, तो वो दोनों जो ना वो उनकी बयान ही दूसरे थे। पैसा मैं उसी वक्त समझ गया, मैंने कहा भाई ये तो बिके हुए हैं, ये तो मुलजिमान से मिले हुए हैं। तो मैंने आज तारीख ले ली है इस वजह से कि मुझे लगा क्यों। तो सवाल ये है, मुझ समेत मेरे ऊपर, खुद मदई के ऊपर कई सिफारिशें आई, हम नहीं। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ अगर अदालतों से सजा नहीं होती, अदालतों में भी करप्शन है, अदालती अमला भी करप्ट है, पुलिस भी करप्ट है, प्रोसिक्यूशन भी करप्ट है, गवाह भी करप्ट है, सब करप्ट है। तो आप मुझे बता दो क्या करेंगे? मैं आज की बता रहा हूँ, आज की
तारीख का यहाँ पे सेंट्रल जेल के अंदर जो केस चल रहा है, वहां मैंने डीएसपी और हेड मोरर का हाल देखा, जो एक बच्चा, मासूम बच्चा 16 साल का कत्ल किया पुलिस ने, और मैंने साथ दिए है, और आज 3.5 साल हो गए मैं चला रहा हूं। हर पीर को लगता है केस, लेकिन आज मैंने सूरत देखी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम हैंडल कर देंगे, हम उसको कर दिया। आज मैंने तारीख वो ले ली है, हम उसको भी सीधा कर देंगे, हमारे पास भी कानून है जो इस तरह बिकाऊ माल है। तो सवाल जो आपका है, आप मुझे बताओ कि यहाँ पे हर आदमी जब बिकाऊ माल है, हर आदमी बिकता है, तो इंसाफ कहां से मिलेगा? इंसाफ आपको बिकता पता है, है, मैं कोर्ट ऐसे केस कहेंगे बताऊं जो इंसाफ हमारे बिकता है, पास, इंसाफ पैसे वाले को मिलेगा। सब बिकते हैं, सब बिकते हैं, सब बिकते हैं। वेल सेड सर, एक मैं से आपका लेके- शुक्रिया अदा करूंगा मंदोखेल साहब, क्योंकि आप हमेशा दिल से और सच की बात करते हैं, इवन दो कि वो शायद आपके मफाद में ना हो, लेकिन आप हमेशा सच और हक का साथ देते हैं। मैं इसलिए आपकी बड़ी इज्जत करता हूं। वेलकम करना चाहूंगा नईमा सईद साहिबा को, चेयरपर्सन है क्रिमिनोलॉजी डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। बट बिफोर आई कम टू यू नईमा साहिबा, आई एम सॉरी आपको इंतजार कराया मैंने, आई अपोलोजाइज। एक ब्रेक का भी मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आके मैं आपसे पूछूंगा कि हमारी सोसाइटी पे, हमारे मुआशरे पे मुनश ड्रग्स का इम्पैक्ट। कराची में हर दूसरा या तीसरे शख्स के मुंह के अंदर मावा, मेनपुरी, गुटखा, नशा इलीगल। हर इलीगल काम खुल्लम खुल्ला हो रहा है, शराब खुल्लम खुल्ला बिक रही है, नशे सारे खुल्लम खुल्ला बिक रहे हैं। जो उनको पकड़ने वाले हैं वो ऑपरेशन तो करते हैं, लेकिन उनको पकड़ भी लेते हैं, लेकिन फिर वो छूट भी जाते हैं, और फिर ऐसे मर्डरर्स पैदा होते हैं अरमगान कुरैशी जैसे। आई विल आस्क यू दिस क्वेश्चन नईमा साहिबा, बट एक ब्रेक लेने दीजिए। व्यूअर्स विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नाइमा सईद, जो कि चेयरपर्सन है क्रिमिनोलॉजी डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, जिनसे मैं बड़ा मुश्किल सवाल एक पूछना चाहता हूं। डॉक्टर नाइमा, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। डॉक्टर नाइमा, बिफोर आई गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ माय क्वेश्चन, थोड़ा सा बैकग्राउंडर ये है, मैडम मुल्तान में शौहर ने बीवी बच्चों पे तेजाब फेंक दिया, नशे का आदी था। हैदराबाद में डॉक्टर आकाश अंसारी बड़े अदीब हैं, उनके बेटे ने एतराफ कर लिया उनके कत्ल का, नशे का आदी था। मुल्तान में बच्चों की टॉफियां और लॉलीपॉप्स क्रिस्टल मेथ की बिक रही हैं, डिप्टी कमिश्नर ने अलर्ट जारी कर दिया। आज कराची में एक ड्रग डीलर अपने बेटे ड्रग डीलर को बचाने के लिए यहां वहां की धक्के खा रहा है और मीडिया पे आने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसके बेटे ड्रग डीलर ने, अरमगान कुरैशी ने, एक मर्डर कर दिया एक बच्चे का। और ये सारी चीजें जिस तरह हो रही हैं, जिस तरह मनशियात आम है, और इन मनशियात को रोकने के लिए हुकूमत फेल, एंटी नारकोटिक्स फेल, एक्साइज फेल, पुलिस फेल, बॉर्डर पे हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस फेल, तो फिर एंड रिजल्ट क्या होगा डॉक्टर नाइमा इस सिचुएशन का? जी जनाब, एंड रिजल्ट यही होगा जो कि आप देख रहे हैं, मैं देख रही हूँ। बहुत तेजी के साथ जो है वो माशरा जो है वो बिल्कुल टोटल क्लैप्स की तरफ हम जा चुके हैं कि लॉलेसनेस जो है वो इतनी आम हो चुकी है। और अब तो दीदा दिलेरी ये देखें कि जो कानून को तोड़ता है, जो जुर्म करता है, वो आंखें भी निकालता है और सिस्टम पर जो है वो उसको आंखें दिखाता है और बाकायदा धमकाता है। अब इन तमाम केसेस में आपको ये तमाम चीजें नजर आएंगी कि कहीं पर भी जो है वो कोई ढकी छुपी चीज नहीं है। आप अरमगान के वालिद साहब की गुफ्तगू देखिए कि बार बार वो बड़ी जैसे कह सकते हैं ना कि बड़ी चालाकी के साथ वो अपने तमाम नुकात जो हैं वो बयान कर रहे हैं कि टका नहीं मिलेगा। वो किसको कह रहे हैं? डॉक्टर नाइमा, एक हाथ से वो कह रहे हैं वो गोली चला रहा है, दूसरे हाथ से कभी 15 को फोन कर रहा है और वो कह रहा है कि मेरे लैपटॉप के पीछे हैं। और लैपटॉप बताया ये गया है, क्योंकि आई नो दिस इंडिविजुअल पर्सनली, ये वो शख्स है कामरान असगर कुरैशी जो अपने दोस्तों में आज बैठकर ये कह रहा है कि मेरा बेटा बड़ा शेर था, 4 घंटे पुलिस को ऊपर नहीं आने दिया, कंप्यूटर से चीजें डिलीट कर रहा था वो, क्योंकि ऑफ कोर्स वो डार्क वेब के अंदर ड्रग्स की डीलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सारा वो इलीगल काम, ये जो सॉफ्टवेयर हाउस कह रहे हैं, आपको मालूम है मैडम डेटा थेफ्ट होता है और ये डार्क वेब के ऊपर कितने गलत काम होते हैं, किस तरह अकाउंट्स हैक करके पैसे निकाल लिए जाते हैं। और जिस दीदा दिलेरी के साथ एक मेंटल पेशेंट अपने मेंटल ड्रग डीलर बेटे को सपोर्ट कर रहा है, मैं तो इस पे हैरान हूं डॉक्टर नाइमा। अब देखें ना, आपके सिस्टम पूरा आपके सामने है कि एक डार्क वेब अब कोई ढकी छुपी है, कोई ऐसी चीज नहीं है। बच्चा जो है वो अब डार्क वेब जो के बारे में जानता है और तमाम इलीगल बिजनेस जो है वो अब डार्क वेब के थ्रू ही होते हैं। और उसमें सबसे जो मेजर जो बिजनेस है उसमें है ये आपका ड्रग्स का, कि ड्रग किस तरह से ड्रग ट्रैफिकिंग होती है, किस तरह से जो है वो डीलिंग होती है, किस तरह से जो है वो ड्रग्स पहुंचाई जाती हैं। और इस वक्त जो है वो पाकिस्तान में पाकिस्तानी माशरा ड्रग्स के घेरे में है। हर तरह की ड्रग्स यहाँ बड़ी इजीली जो है होम डिलीवरी यहाँ होती हैं। और इसके अलावा जो आपने भी बात की दीदा दिलेरी की, जब बात ऐसा होगा तो बेटा तो ऐसा होना ही है।
और यकीनन पूरी फैमिली जो है वो इस पूरे बिजनेस में जो है वो काम कर रही है। लेकिन ये रियासती इदारे, ये आपके कानून नाफिज करने वाले इदारे कहाँ सोए हुए हैं कि जहां पर जो है वो सॉफ्टवेयर हाउस भी चल रहे हैं, उसकी लीगल हैसियत क्या है, कहां पर उसकी रजिस्ट्रेशन है, कहां क्या किसी कानून के तहत चल रहे हैं, पीटीए कहां पर मौजूद है, और ये सॉफ्टवेयर हाउस हैं, कॉल सेंटर्स हैं, या फिर ये फ्रॉड के मुख्तलिफ जो हैं वो मराकज हैं जहां पे बैठकर जो है वो मासूम आवाम की जो है वो जेबें खाली की जाती हैं, जहां पर जो है वो जहां पर एक 25-26 साल बच्चा 4 घंटे पुलिस पर फायरिंग करता है कि ये मेरे ऊपर लैपटॉप तक ना पहुंच सके। मैडम, बहुत बड़ी बात तो है ये। उस लैपटॉप में ऐसी चीजें हैं ना जी हाँ। कि वहां तक पहुंचना, अव्वल तो देखिए पुलिस ने जिस स्लो रफ्तार से जो है वो इस केस पे काम किया, वो तो खुद एक सवालिया निशान है। अगर मीडिया नहीं उठाता तो शायद ये बच्चा बाइज्जत बरी हो चुका होता। मैडम, ये हमें पता ही ना चलता, मीडिया ही है आज जो हम कितना भी उसको लानतान करें, कितना भी इस पे कदगन लगाएं, लेकिन ये मीडिया और उससे बढ़कर सोशल मीडिया जो हमें बहुत सारे जराइम से जो है वो उसकी रिपोर्टिंग। तो जो क्रिमिनल है आज उसका माइंडसेट यही है ना डॉक्टर नाइमा कि मैं कुछ भी कर लूं, ये निजाम और सिस्टम मेरे साथ है। जनाब, ये इससे हर क्रिमिनल के जहन में यही चीज है कि पैसा है आपके पास तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और जिस माशरे में, जिस मुल्क में ये जो है वो जड़ पकड़ जाए ये सोच, तो फिर उसका अल्लाह ही मालिक है। आप रोड पे निकलते हैं, आपकी कोई सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं है। अब वो जिस तरह से उस जो डेड बॉडी की ट्रांसपोर्टेशन हुई है, अब उसमें देख लीजिए बहुत सारे सवालात हैं जो एक कॉमन एक बंदे के जहन में है कि किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन हुई, हब तक कैसे गया। इसका मतलब है कानून सो नहीं रहा, बल्कि उसकी रूह परवाज कर चुकी है कि वो हर जगह जो है वो उसको रास्ते खुले हुए मिले। डॉक्टर नाइमा, हम लोग मीडिया पे जब आवाज उठाते हैं ना तो आखिर में अपील करने की कोशिश करते हैं प्राइम मिनिस्टर से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, पर हम भी थक गए हैं अपील कर करके। बट थैंक यू डॉक्टर नाइमा, आवाज उठाते रहेंगे। अपील का मालूम नहीं है उससे कोई फायदा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये इस ड्रग्स नार्कोस के साथ मिला हुआ है। मनशियात फरोश बड़े ताकतवर है। वो कहते हैं ना कि थाने के अंदर सबसे ज्यादा फोनें तब आती हैं जब कोई जिस्म फरोश वहां पर बंद होता है। इसी तरह मनशियात फरोश बड़े पावरफुल होते हैं। अल्लाह ताला इनका कला कमा करें, हमारे मुल्क को इनसे साफ करे। अपना ख्याल रखिएगा। सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज।